चलिए विद्यार्थी, हम लोग आज सेल के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो सेल के बहुत सारे टॉपिक को लेकर अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो कि आपके पास हेडिंग है, हिंदी में न्यूक्लियस को हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस हिंदी में क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ये बात हमें अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, किसी भी, जैसे मानव के शरीर में जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है ब्रेन, मस्तिष्क। मानव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? मस्तिष्क है, ब्रेन होता है, ठीक है। उसी तरह कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका न्यूक्लियस। अभी तक जो भी सेल ऑर्गेनल्स आप लोग पढ़े हो, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो, लाइसोसोम पढ़ते हो, गोल्गी बॉडी पढ़ते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हो, कोई भी आप सेल के अंगक या ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हो, न्यूक्लियस उसमें से सबसे अलग होता है। न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। सेल को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनल ही इसको कहा जाता है, ठीक है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर हम किसी कोशिका की बात करें, कोशिका की बात करें हम, ठीक है ना, अगर हम किसी कोशिका की बात करते हैं, खास करके अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में यह लगभग ऐसे, लगभग सेंट्रली लोकेटेड होता है। ये न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब लगभग बीचों बीच माना जाता है। किसमें? एनिमल के सेल में। एनिमल के सेल में, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो लगभग बीच में माना जाता है। लेकिन जैसे ही हम प्लांट सेल की अगर बात करते हैं, जैसे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो प्लांट सेल का ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो वैक्यूल से भरा होता है। और आप इस बात को अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो वैक्यूल है ये टोटल स्ट्रक्चर जो रेड कलर गैप में दिख रहा है, ये वैक्यूल होता है। और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव होता है। और इसी में कहीं एक साइड में पड़ा होता है हम लोगों को जानने वाला स्ट्रक्चर, जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो थोड़ा सा पौधा के कोशिका में और जंतु के कोशिका के न्यूक्लियस में लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि लगभग सेल में ये रहता है। और कहते हैं, जैसे कि पीछे पे आप टॉपिक पढ़े हो, कि सेल की जब भी अगर हम बात करते हैं, तो सेल के संरचना के आधार पर, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर, जरा इसको अगर लेकर समझा जाए, इसको जरा साइड करके चलिए, तो एक बात यहां समझते हैं क्या हम लोग, कि देखो, सेल की संरचना में न्यूक्लियस का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि पूरा का पूरा सेल का फंक्शन, स्ट्रक्चर, सब कुछ यही कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे आप इसमें पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है जो इसके सारे फंक्शन को नियंत्रित भी करता रहता है, ठीक है। तो ये बातें इसमें समझाई जाती है, ओके। अब देखो, यहाँ पर एक रिसर्च वाली बात आती है कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था। तो बड़ा एक छोटा सा पॉइंट बताया जाता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो लिखते हैं कि डिस्कवर्ड बाय, है ना, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 में, 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। ये एक जरूरी बात है, ठीक है। न्यूक्लियस में और क्या क्या संरचनाएं होती हैं इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन एक और साइंटिस्ट हैं जिनकी खूब चर्चा होती है न्यूक्लियस को लेकर। आपके सिलेबस में भी चर्चा है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या था? फ्लेमिंग, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है? फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ खास बात बताई थी। आपके सिलेबस में जरा सा इस पर चर्चा किया गया है, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, कभी भी बायोलॉजी में बहुत सारे स्ट्रक्चर को जब देखना होता है, तो उसको कई बार स्टेन करना जरूरी होता है। स्टेन करने का मतलब होता है कलर चढ़ाना, एक तरह से उस पे कलर लगता है, ठीक है।
तो कलर लगा देने से उसके जो पोर्शन होते हैं, पार्ट जो होता है, वो थोड़ा अच्छे से दिखाई दे पाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने वही काम किया था। ठीक है, छार से उन्होंने बेस से उसको कलर किया था, स्टेन किया था। तो फ्लेमिंग का जो डाई करने का जो मेथड था, फ्लेमिंग स्टेन्ड द न्यूक्लियस, है ना, स्टेन्ड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस बाई बाई बेसिक डाइज बेसिक डाइज क्षारीय डाई से, क्षारीय रंग से, है ना, एक रसायन होता है जिससे न्यूक्लियस पर डालकर तब माइक्रोस्कोप से इसको देखने का प्रयास किया था। ठीक है, जब इसको न्यूक्लियस को देखने की कहानी शुरू हुई तो पता क्या चला ना, कि मूल रूप से अगर किसी सेल की न्यूक्लियस की अगर हम बात करें भी, अगर ये मान लेते हैं कि हम न्यूक्लियस ही बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर ही हम लोग हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इसी न्यूक्लियस को हम यहाँ बताना चाहते हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्ट यहाँ बड़ा करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी जरूरी बात समझाने का प्रयास किया गया फ्लेमिंग के द्वारा। फ्लेमिंग कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ना एक धब्बा जैसा संरचना दिखाई देता है। ये धब्बा जैसा संरचना दिखाई देता है जो एक खास तरह के प्रोटीन का बना होता है। ये धब्बा जैसा संरचना, इस धब्बे जैसे संरचना को वो नाम देते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या नाम देते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन इसका ये नाम देते हैं। ठीक है ना, ये बात इसमें बताई जाती है। फिर वो कहते हैं कि सिर्फ यही हेट्रोक्रोमैटिन नहीं रहता है, इसमें एक और क्रोमैटिन प्रोटीन की बात होती है, सो भी है। जैसे कि नाम है, यहां पर अगर हम देखकर चले थोड़ा इसको लेकर, तो ऐसे 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 रेसा जैसा इसमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन के ही पोर्शन को दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही है, ये भी प्रोटीन को ही शो कर रहा है, ये रेसा जैसा पार्ट। ठीक है, ये रेसा जैसा पार्ट भी प्रोटीन को ही शो कर रहा है, और इसको भी क्रोमैटिन प्रोटीन ही कहते हैं, लेकिन पूरा नाम होता है पेरीन्यूक्लियोलर प्रोटीन। क्या नाम होता है? पेरीन्यूक्लियोलर न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये ध्यान देना, ये तीनों, ये दोनों प्रोटीन ही है, वहां भी क्रोमैटिन, यहां भी क्रोमैटिन। तो ये हो जाता है हेट्रोक्रोमैटिन और ये हो जाता है पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ठीक है, और फिर एक और तीसरे प्रोटीन की बात होती है जो इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है ना, तो उस तीसरे वाले न्यूक्लियर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसकी संरचना सी होती है। ठीक है, इसकी संरचना यहाँ पर अगर लेकर चले तो ये बीच में भी एक प्रोटीन का संरचना रहता है। ठीक है, जिसका नाम होता है इंट्रा पेरी, सॉरी, हाँ ये भी ठीक है, इंट्रा पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। यहाँ ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा आप। ठीक है, इंट्रा पेरी न्यूक्लियोलर प्रोटीन, और क्रोमैटिन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों जगह में क्रोमैटिन है। तो ओवरऑल फ्लेमिंग साहब यही बात कहना चाहते हैं कि न्यूक्लियस कोई अलग से संरचना नहीं है। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप पर देखा ना, बेसिक डाई लगाकर, कलर चढ़ाकर, तो उनको कोशिका के अंदर ना एक दाग धब्बा जैसा संरचना दिखाई दिया। किसको? फ्लेमिंग को। फ्लेमिंग को सेल के अंदर एक दाग धब्बा जैसा एक संरचना दिखाई दिया। उसी संरचना को वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है। जब उस दाग धब्बा का ठीक से अध्ययन किए, स्टडी किए, तो उनको पता चला कि ये दाग धब्बा किसी और चीज का नहीं है, ये क्रोमैटिन प्रोटीन का ही होता है। समझ रहे हो? और वो क्रोमैटिन प्रोटीन 3 अलग अलग रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वितरित रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लेमिंग के अनुसार यही बात बताई गई न्यूक्लियस को लेकर।
लेकिन इसके बारे में आप लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस एक नॉर्मल सी बात जब पूछी जाती है, नॉर्मल सी बात आपसे पूछी जाती है कि न्यूक्लियस किस चीज का बना है, तो कहा जाता है कि न्यूक्लियस जो है ना क्रोमैटिन का बना होता है। क्रोमैटिन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिन क्या है? तो प्रोटीन है एक प्रकार का। ठीक है, और जरा ढंग से देखा जाए इसके अंदर के संरचना को अध्ययन करो एक बार फिर से। अगर देखो आप, तो हम अगर फिर से बात करते हैं न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के बारे में ये ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस जो है क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये बात आपको याद रखना, ये बेसिक बात हो गई। ये कोई भी बताए, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में ये बात वो लोग जरूर बताएंगे कि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना? ये आउटर हो गया, मतलब बाहरी मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर हो गया। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। इसलिए इसको हम लोग डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहते हैं, जो केंद्रक के न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। ठीक है, मूल रूप से देखा जाए तो न्यूक्लियस में जैसे कोशिका में कोशिका द्रव होता है, उसी तरह न्यूक्लियस में केंद्रक द्रव्य होता है, जिसको अंग्रेजी में हम न्यूक्लियोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बउआ? न्यूक्लियोप्लाज्मा, है ना? केंद्रक द्रव्य कहते हैं हिंदी में इसको, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, न्यूक्लियस जैसे कि हम लोग जान गए कि न्यूक्लियस जैसे कि सेल को कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं पूरे न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करने के लिए एक और संरचना इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है ना? एक और संरचना सी मौजूद होती है, जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये संरचना कहलाती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, है ना? केंद्रिका, है ना? केंद्रिका कहलाती है। ये याद रखना है आपको, मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड। ये न्यूक्लियोप्लाज्मा हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया। ठीक है, और इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है एक और खास संरचना होती है, जो ऐसा लगता है धागा जैसा है, जो पूरे में फैला होता है। ठीक है, और इस धागा जैसा संरचना को क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। थ्रेड माने धागा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्रोमैटिन का क्या है? धागा है। ठीक है ना? तो क्रोमैटिन एक प्रोटीन का नाम है, तो प्रोटीने का ना धागा हुआ हो क्या? ये क्रोमैटिने का धागा हुआ, और इस क्रोमैटिन के धागा पर एक खास तरह की जो संरचना जुड़ी होती है, इसी धागा के सरफेस पर ऐसा बताया जाता है कि जीन मौजूद होता है, या आप यूं कहो कि डीएनए मौजूद होता है। ठीक है ना? ये इसका डीएनए मौजूद होता है यहाँ पर। ठीक है, इसका अपना डीएनए यहाँ पर मौजूद होता है। तो कहा जाता है मूल रूप से यही। तो रॉबर्ट ब्राउन जो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए, नंबर इसको पढ़े, तो यही बात इसको पढ़ने के हिसाब से इसको समझाया गया, उसी हिसाब से इसको बताया गया। अब देखो जरा इसको अगर ध्यान से, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्रोमैटिन का जो धागा है पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ है ना? फ्लेमिंग भी तो वही बात कह रहे हैं, फ्लेमिंग भी तो वही बात बोले हैं कि क्रोमैटिन का ही धब्बा है यहाँ पर। यहाँ भी तो वही बात वो बता रहे हैं, तो फ्लेमिंग भी वही बात बता रहे हैं कि क्रोमैटिन का धब्बा है। वो क्रोमैटिन के धब्बे को ये समझाते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह का क्रोमैटिन होता है, समझ गए? और यहाँ पर ये समझाते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्रोमैटिन का पूरा धागा जैसा फैला हुआ है। तो बातें दोनों की सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग है बताने का। ठीक है, और यही क्रोमैटिन का धागा आगे चल के हमारा जो अगला टॉपिक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, कि जब सेल का डिवीजन होता है, हम लोग इसके बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब सेल का डिवीजन होता है, तो सेल के डिवीजन के लिए यही जो बड़ा लंबा सा जो धागा है ना, बड़ा लंबा सा जो धागा है ना, यही धागा छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है।
जैसे कि अगर आप यहाँ सुनो, मेरी बात जरा सुनना, जैसे कि अगर हम ये न्यूक्लियस बता रहे हैं और यहाँ पर आपको हम दिखा दिए कि ये बड़ा लंबा सा धागा है, ठीक है ना, ये क्रोमैटिन धागा है ना जी, यही ना पढ़ रहे हैं, ये क्रोमैटिन थ्रेड है, यही ना बात हम लोग पढ़ रहे हैं। कहता क्या है कि सेल डिवीजन होने से पहले ये ऐसा दिखता है, लेकिन जैसे सेल का डिवीजन होना होता है तो ये क्रोमैटिन थ्रेड टूटने लगता है और टूटने की वजह से ये ऐसे दिखाई देने लगता है। ये क्रोमैटिन थ्रेड का ये टुकड़ा है और इसी टुकड़े को हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। गुणसूत्र नाम सुना होगा आपने, तो गुणसूत्र का निर्माण इसी से होता है, समझ गए। ऐसे समझो ना, जैसे कि मानव सेल में नॉर्मली बताया जाता है कि मानव सेल में जो लंबाई होती है कंप्लीटली डीएनए की, वो लगभग 2 मीटर, कहीं कहीं 2.1 मीटर लिखा है। अब वही 2.1 मीटर को टुकड़ा टुकड़ा अगर कर दिया जाए तो छोटा छोटा पार्ट में ये अवेलेबल होता है सब में। तो एक लंबा सा धागा है जो छोटे छोटे टुकड़े में आ जाता है, कब? जब सेल का डिवीजन होता है। तो सेल के डिवीजन होने के लिए इस क्रोमोजोम को हम लोग को समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस क्रोमोजोम के लिए एक अलग से हम लोग क्लास करेंगे, तो उसमें हम लोग इस क्रोमोजोम के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। अभी यहाँ पर हम लोग इस क्रोमैटिन तक ही इसको लेकर समझते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं।